हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज आरपीएफ एसआई परीक्षा 2024 का 9 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही में देखेंगे साथी कि आज के तीनों शिफ्टों का लेवल कैसा था। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आरपीएफ एसआई से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आइए साथी, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिएगा साथी, हरिप्रसाद चौरसिया की अगर हम बात करें किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। तो इनका संबंध किससे था, तो बांसुरी से था। याद रखिएगा, इनका संबंध बांसुरी से था, बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कथकली कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखिएगा। दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को खासी प्रसिद्ध दिलाई है। यह हमें गर्व है कि यह महान नृत्य कला शैली 300 साल से भी अधिक पहले केरल में प्रचलित थी। तो कहाँ की है, ये केरल की है। याद रखिएगा, कथकली नृत्य कहाँ का है, कथकली से याद रखना केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोहरी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो लोहरी आप सबने सुना होगा, लोहरी कहाँ मनाया जाता है, अधिकांशतः जो है पंजाब में मनाया जाता है। तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में पंजाब न दे करके हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में हो, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो इसलिए याद रखना, लोहरी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए पंजाब। अगर पंजाब नहीं है, फिर आप हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में से कोई भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो साथियों देखना, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें कितने वर्ष यह पुरानी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व 8000 साल पुरानी विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी। तो यह कितने साल वर्ष पुरानी थी, तो याद रखिएगा 8000 साल पुरानी थी। तो इसको याद रखना साथी। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जियोग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें साथी ज़्यादा देखने को इस टाइम मिल रहे हैं। इसलिए साथी आप लोग हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था। अब बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था आपको पता होना चाहिए। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, 8 जून 1494 में। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो बादशाह की उपाधि धारण किया था। कब किया था, 1507 ईस्वी में किया था। बाबर ने फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, 8 जून 1494 को बैठा था। इस तरीके से साथी अगर आप क्वेश्चन को याद करेंगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन में हम प्रयास करते हैं कि आपको 3-4 क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 61 में दी गई है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 61 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 अंडर 19 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेजबान राज्य कौन सा था। तो 2022 की बात की जा रही, याद रखना। भारत के 3 स्थानों भुवनेश्वर, कलिंगम स्टेडियम मडगांव यानी गोवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई, महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेज़बानी किया था। तो अंडर 19 अगर 2022 की बात किया जाए, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेज़बान राज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर और गोवा और महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य पूछा जाता है। याद रखिएगा, कृषि का विकास इसका आदर्श वाक्य था। इसका उद्देश्य पूछा जाता है, तो इसका उद्देश्य है राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल भी पूछा जाता है। याद रखिएगा,
इसका कार्यकाल जो है 1951 से 1956 तक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था? 1951 से 1956 तक था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? कृषि का विकास इसका आदर्श वाक्य था। और इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्र के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य था। इसलिए साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर 19 टी20 विश्व कप कौन जीता था? तो देखिए साथी, अंडर 19 टी20 की अगर हम बात करें, भारतीय अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप खिताब किसने जीता था? फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। यानी साथी भारत ने यह जो है खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। अभी हमने आपको बताया, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए पश्चिम की ओर अगर हम बात करें बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं, तो इसमें साथ ही नर्मदा नदी आती है, ताप्ती के अलावा आपका लूनी, घाघरा, माही और साबरमती नदी हैं, जो साथ ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। उनके नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो नर्मदा नदी आपका ऑप्शन होगा। अगर इसके अलावा ऑप्शन आपका ताप्ती है, ताप्ती होगा, लूनी है, घाघरा है, माही है, साबरमती है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन एक होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी किस बीमारी से होता है? यानी विटामिन सी जो है किस बीमारी से संबंधित है? आपको बता दें, विटामिन सी की कमी से हमारी स्किन में जो है जॉइंट्स, मसूड़ों, बालों में झलकने लगते हैं। वहीं इसकी कमी से डिप्रेशन तक के लक्षण आ सकते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। तो स्कर्वी अगर आपके ऑप्शन में है तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहिनी अट्टम किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा, मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक कथक की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अभी हमने आपको केरल का एक और नृत्य बताया था, कौन सा याद होगा आपको? कथकली बताया था। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए दोनों को याद रखना। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 22 की बात की जा रही है, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यह आर्टिकल 22 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए पंडित रविशंकर की बात करें, पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं और संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया था। तो पंडित रविशंकर का अगर वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो सितार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम पूछा जाता है साथी। श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो इनका वास्तविक नाम याद रखना, पूरा पूछा जाता है। रामकृष्ण परमहंस का पूरा नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपका देखने को मिल रहा है। अगर आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात होता है। अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल का है, इसको याद रखना। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, 618 है। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1084 है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो दमन और दीव का है। अगर राज्य की बात किया जाए हरियाणा का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कई हो सकते हैं साथी, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरहुल नृत्य पूछा जा सकता है। सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल की बात करें मुख्य रूप से यह छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगर सरहुल पूछा जाएगा तो सरहुल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ आपके ऑप्शन में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? खास करके पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इसको याद रखिएगा साथी, क्वेश्चन आपको कहीं से भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना किया था? तो मुगल बादशाह अगर हुमायूं की बात करें, हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में रहा था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीपन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना की थी। दीप पनाह नाम के एक नगर की स्थापना की थी। किसने किया था? मुगल बादशाह हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF चैंपियन रुद्रास बालासाहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मुंबई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का पूछा जा रहा है। मैग्नीज की बात करें 2020 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतापा तालुकदार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सुतापा तालुकदार का अगर नाम दिया जाए तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से हमेशा कालाजार रोग होता है, तो कालाजार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो कितने मीटर फेंका था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। वह 87.66 मीटर दूर भाला फेंक कर पहले स्थान पर रहे थे। तो इनका स्थान भी याद रखिएगा, उस टाइम पहले स्थान पर थे। इस बार जो हुआ था तो कौन से स्थान पर हुआ था जो इस बार? तो इस बार जो है सेकंड स्थान पे आए थे, ठीक है। पहले स्थान पर कौन था? पाकिस्तान का जो है थ्रोवर था। उसके बाद ये सेकंड स्थान पर इस बार आए थे, और इसके पहले जो हुआ था उसमें पहले स्थान पर थे। 87.66 मीटर दूर उन्होंने भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओणम त्योहार किस राज्य का त्योहार है? ओणम त्योहार की बात करें, ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ओणम त्योहार मुख्य रूप से केरल का है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो चोल वंश की बात करें, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया था। तो चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे, 4 कांस्य पदक थे। तो टोटल मिलाकर के जो हुआ था वो 7 मेडल हुआ था। इसमें आपकी संख्या भी पूछी जा सकती है। स्वर्ण पदक कितना था? 1 था। कांस्य कितना था? 4 था, और 2 रजत पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है, जो जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखना अनुच्छेद 39D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित है। तो अनुच्छेद पूछेगा किसमें है? तो अनुच्छेद 39D करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट टू वोट में आयु कितनी होती है? तो राइट टू वोट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आयु कितनी होती है? भारत के संविधान का 61वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है,
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की जो पहले आयु थी 21 वर्ष थी, अब उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? यह अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अकॉर्डिंग किया गया था। तो 21 वर्ष पहले थी, अब जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? वार्षिक वृद्धि दर पूछी जा रही है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर थी साथियों, वो 1.64% थी अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के। तो कितनी थी? 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद पारखिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो अरविंद पारेख की बात करें, भारत के एक शास्त्रीय सितार वादक हैं। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1927 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो ये क्या है साथी? ये शास्त्रीय सितार वादक थे, तो इनका संबंध सितार से था। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हम आपको सभी क्वेश्चन का कराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे के शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया। और जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अभी हम बात करते हैं, आइए मैथ और रीजनिंग की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन साथी आपके मैथ और रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। देखिए मैथ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, मैथ में आपका साथी नंबर सिस्टम है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। होल नंबर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज के भी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी टॉपिक को आप लोग साथी पढ़ लीजिएगा। मैथ में हमने जो जो टॉपिक बताया, इन सब टॉपिक के अगर आप लोग बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, तो आपके एग्जाम में आपके बेसिक ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। जैसे आपका 35 क्वेश्चन में साथी, 35 क्वेश्चन में लगभग आपका 20 क्वेश्चन आपका तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप लोग फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस टॉपिक से अगर आप लोग लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें साथी, रीजनिंग में आपका एनालॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिलेशनशिप वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्बल फिगर एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन। तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका भी आ रहा है। और नॉन वर्बल सीरीज की बात करें, जैसे फिगर वाले सीरीज दे दिया जाएगा आपको, इस सीरीज में कौन सा जो है असंगत है, कौन सा जो है गलत है, तो इसमें आपका 3 जो है बिल्कुल सेम आपका पैटर्न वाइज रहेगा, एक आपका गलत रहेगा, उसको आपको फाइंड करना होता है। इस टाइप के आपके फिगर वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में इन सब टॉपिक के आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग इसका जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप साथी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना, और आरपीएफ एसआई से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।